हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी और वी कैन से एवोल्यूशन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इंडिया में हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं या फिर इस एग्ज़ाम को देते हैं। ठीक है, तो उनका एक ही मकसद होता है टू बिकम एन ऑफिसर और या फिर देश की सेवा करना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो इंडिया का टफेस्ट, ओल्डेस्ट एंड वी कैन से वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ इंडिया, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस प्रेस्टिजियस एग्जाम की शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटिशर्स एंड सिविल सर्विसेज की। ठीक है, यानी जो ब्रिटिशर्स थे इनका सिविल सर्विसेज में कैसा रोल रहा है। ठीक है, तो हर किसी बच्चे का कंसेप्ट यही है दिमाग में कि ये जो सिविल सर्विस है इंडिया में, ठीक है, यानी इंडिया में सिविल सर्विसेज की शुरुआत ब्रिटिशर्स की ओर से हुई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी एवरीबॉडी हैज कंसेप्ट दैट द सिविल सर्विसेज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। हर किसी का यही मानना है, हर किसी बच्चे का कंसेप्ट रहता है कि ये जो सिविल सर्विस है इंडिया में इनकी शुरुआत ब्रिटिशर्स की ओर से हुई थी। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं थे, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो इंडिया में ऐसा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर था, वहां पे ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता था। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि ये जो ब्रिटिशर्स है इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग। ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू वाज दैट दे इंट्रोड्यूस्ड इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे इन इंडिया। यानी उन्होंने सिविल सर्विसेज को इंडिया में एक सिस्टमैटिक तरीके से और एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये किसका मानना है? ये ब्रिटिशर्स का मानना है। ठीक है, अब आते हैं 1786 में। तो 1786 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो डेट है 1786, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो आपके सामने तस्वीर है ये लॉर्ड कॉर्नवेलिस की है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसे माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, क्योंकि जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस है इसी को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से, जिसकी बिना पे इसे माना जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने सिविल सर्विसेज को एक अलग तरीके से, एक अलग वे में, एक सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे इन्होंने सिविल सर्विस को एक सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी बिना पे इसे क्या किया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ये जो सिविल सर्विस थी इंडिया में, इसे दो हिस्सों में बांटा गया था, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक था कोविनेटेड सिविल सर्विसेज, दूसरा था अनकोविनेटेड सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो बात करेंगे हम कोविनेटेड सिविल सर्विसेज की। ठीक है, तो ये जो कोविनेटेड सिविल सर्विसेज थी इसमें क्या होता था, इसमें जो हायर पोस्ट्स थे, ठीक है, यानी जो सिविल सर्विसेज के जो हायर पोस्ट्स थे वो खाली स्पेशलाइज्ड थे किसके लिए? यूरोपियन कैंडिडेट्स के लिए। किन के लिए? यूरोपियन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे इन्हें कंपनी डायरेक्टली हायर करती थी। जो कंपनी का डायरेक्टर होता था वो इन यूरोपियन कैंडिडेट्स को डायरेक्टली हायर करता था। ठीक है, यानी यहाँ पे स्पेशल रिजर्व होती थी, यानी स्पेशल रिजर्व्ड सीट्स होती थी किनके लिए? यूरोपियन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे किसी तरह का एग्जाम नहीं होता था, उनके लिए किसी तरह का प्रोसीजर नहीं होता था, उनके लिए किसी तरह का यहाँ पे सिलेबस नहीं होता था। जो कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है,
जो कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था वो इन्हें यहाँ पे डायरेक्टली रिक्रूट करता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज। तो ये जो अनकोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है ये किन के लिए थी? ये थी इंडियंस के लिए, ठीक है। यानी जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जाते थे ये उनके लिए होती थी, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम होता था, यहाँ पे सिलेबस होता था, ठीक है, यानी वेल डिजाइनड सिलेबस यहाँ पे होता था जो कि बिल्कुल किन के लिए था? वो इंडियंस के लिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता था, ठीक है, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती थी या हम कह सकते थे, ठीक है, हियर इज द अपॉइंटमेंट, या हम कह सकते थे पे स्केल या अदर फैसिलिटीज यहाँ पे बिल्कुल अलग थी, ठीक है। हियर द अपॉइंटमेंट, पे स्केल एंड अदर फैसिलिटीज वाज टोटली डिफरेंट, ओके। क्योंकि जो अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स थी, यानी जो सिविल सर्वेंट्स उस टाइम बनना चाहते थे, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, ठीक है, उन्हें कंपनी डायरेक्टली हायर करता था, ठीक है। यानी जो कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था उस टाइम पीरियड पे वो उन्हें डायरेक्टली क्या करता था? वो उन्हें डायरेक्टली हायर करता था विदाउट एनी एग्जाम। लेकिन ये स्पेशल फैसिलिटी किन के लिए थी? ये थी ईस्ट, यानी जो यूरोपियन कैंडिडेट्स थे, ठीक है, ये जो यूरोपियन कैंडिडेट्स थे उनके लिए फैसिलिटी रखी गई थी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ठीक है, जहां पे डायरेक्टली हायर होता था, जहां पे डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होती थी विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी सिलेबस, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता था? इस सिस्टम को कहा जाता था पैट्रॉयज सिस्टम, ओके, पैट्रॉयज सिस्टम, ओके। तो ये जो सिस्टम था इससे कहा जाता था पैट्रॉयज सिस्टम, ओके। तो और ये जो सिविल सर्वेंट्स बनते थे इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो होती थी लंदन हैलीबरी कॉलेज में, ओके। आपके सामने तस्वीर है, ये है लंदन हैलीबरी कॉलेज की तस्वीर। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, ठीक है, या हम कह सकते थे यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती थी, ओके। अब आते हैं हम 1853 में। तो 1853 में क्या हुआ था? ये जो आपके सामने तस्वीर है ये लॉर्ड मकाले की है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ था कि जो लॉर्ड मकाले थे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उन्होंने एक रिपोर्ट को दर्ज किया था जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पास जो ये ओल्ड सिविल सर्विस सिस्टम है हमें इसे चेंज करना चाहिए, एक नए सिस्टम है, यानी एक मॉडर्न सिविल सर्विस सिस्टम है, या जिसे और हम कहते हैं मेरिट बेस्ड सिस्टम। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था? यहाँ पे एक सिस्टम था जिसे हम कहते थे पैट्रॉयज सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता था जहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर क्या करता था? डायरेक्टली रिक्रूट करता था विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी सिलेबस, ठीक है, विदाउट एनी क्राइटेरिया, ओके। तो जब उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट तो उसमें उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पास जो ये ओल्ड सिविल सर्विस सिस्टम है इसे हमें चेंज करना चाहिए एक नए सिविल सर्विस सिस्टम में, या जिसे और हम कहते हैं मेरिट बेस्ड सिस्टम, ओके। तो इस रिपोर्ट के बिना पे यहाँ पे एक एक्ट को पास किया गया था जिसे कहा जाता था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो किस रिपोर्ट के बिना पे? ये जो मकाले का रिपोर्ट था, ठीक है, इस रिपोर्ट के बिना पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को पास किया गया था, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ था? इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो पैट्रॉयज सिस्टम है इसे हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इसे चेंज किया गया था एक नए सिस्टम में, एक नए सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे कहा जाता था मेरिट बेस्ड सिस्टम, यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 1854 में एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था लंदन सिविल सर्विस कमीशन, ठीक है। तो 1854 में लंदन सिविल सर्विस कमीशन को यहाँ पे सेटअप किया गया था और उसके बाद 1855 में यहाँ से इस एग्जाम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये जो सिविल सर्विस का एग्जाम है यहाँ से इस प्रेस्टिजियस ओल्डेस्ट एंड टफेस्ट एग्जाम की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो ये एग्जाम था इन्हें लंदन में ही करवाया जाता था, ठीक है। और इस एग्जाम के लिए जो क्राइटेरिया यहाँ पे जरूरी था वो था एज लिमिट, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम एज यहाँ पे जरूरी थी, ठीक है, वो थी 18 ईयर्स, ठीक है, और जो मैक्सिमम एज थी यहाँ पे यानी जो एग्जाम के लिए जरूरी थी वो थी 23 ईयर्स, ओके। और इसके बाद क्या हुआ था कि सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यानी सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो कोई भी इंडियन यानी नो इंडियन कैन क्वालिफाई सच एग्जाम, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनका यही मानना था कि ये जो एग्ज़ाम को हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, सिलेबस को हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे ताकि ये जो एग्ज़ाम है ये मुमकिन ही नहीं बल्कि
नामुमकिन बने इंडियंस के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इंडियन इस एग्जाम को क्लियर करे। ठीक है, यानी ये जो सिलेबस था इसको डिजाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन क्लासेस। ठीक है, क्योंकि जो इंडियंस थे दे वर टोटली अनअवेयर अबाउट दिस क्लासेस, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया था, सिलेबस में क्या रखा गया था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी इस सिलेबस के बारे में पता नहीं था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका यही मानना था कि हम किसी भी इंडियन को यहाँ पे क्वालिफाई होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1864 में पहले पर्सन जो इंडिया के बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि बड़े भाई थे रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था। ठीक है, यानी उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को यहां पे पहली बार क्लियर किया था और पहले इंडियन बने थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था 1864 में। ओके, और उसके बाद क्या हुआ था कि जो इंडियन लोग थे, ठीक है, जो इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते थे, उन्होंने यहाँ पे एक पिटीशन दर्ज की इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उन्होंने एक पिटीशन को दर्ज किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो एग्जाम है, इस तरह का जो एग्जाम है, इसे इंडिया में भी करवाया जाए, ताकि जो एस्पिरेंट्स है, ठीक है, ताकि जो कैंडिडेट्स है वो बार बार लंदन ना जा सके। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस एग्जाम को खाली कहाँ पे हेल्ड किया जाता था, इसे खाली लंदन में हेल्ड किया जाता था। ठीक है, जो इंडियंस थे उन्हें लंदन जाना पड़ता था और वहां पे इन्हें इस एग्जाम को देना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद इंडियंस ने यहाँ पे एक पिटीशन को दर्ज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरह का एग्जाम इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि जो एस्पिरेंट्स है उन्हें बार बार लंदन ना जाना पड़े। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस पिटीशन को डिनाई किया, उन्होंने इस पिटीशन को रद्द किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की, क्योंकि 1857 में इंडिया में रिवोल्ट हुआ था जिसे और हम कहते थे सिपाही म्यूनिटी, या जिसे और हम कहते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, जब ये वार हुआ था, आफ्टर दिस रिवोल्ट द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब ये वार हुआ था 1857 में, जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो सारा पावर ट्रांसफर हुआ किसको, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, और उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था। ठीक है, तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था, ठीक है, इसे बनाया था किसने, वो थे एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम ने इसे बनाया था 1885 में। तो जब कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब यहाँ पे बनी थी, तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी किसके रिगार्डिंग, सिविल सर्विस के रिगार्डिंग इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी कि ये जो एज लिमिट आप लोगों ने रखा है किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, आप लोगों को इसे इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और जो एग्जाम आप लंदन में कंडक्ट करते हो, इसे आप इंडिया में भी कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद इन 1886 एक कमेटी बनाई गई थी टू फुलफिल सच डिमांड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, तो आप सबको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ डिमांड्स की थी रिगार्डिंग सिविल सर्विस एग्जाम्स, क्योंकि उसमें जो एज लिमिट रखा गया था उसको इंक्रीज करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी। ठीक है, यानी जो एज लिमिट रखा था उन्होंने उसको बोला कि इससे आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी जो डिमांड थी वो थी कि आप लोग जो एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हो लंदन में, ठीक है, इसे आप इंडिया में भी करवा दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स थी। इन डिमांड्स को कंसिडर करने के लिए गवर्नमेंट, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने एक कमेटी को यहाँ पे बनाया था, एक कमेटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था एटकिंसन कमेटी, और जिसके चेयरपर्सन थे चार्ल्स एटकिंसन। ठीक है, तो चार्ल्स एटकिंसन जो थे, इस कमेटी ने 1886 में चेंज किया था कोविनेटेड एंड अनकोविनेटेड सिस्टम को, यानी जो हमारे पास कोविनेटेड सिस्टम था और जो हमारे पास अनकोविनेटेड सिस्टम था, इस कमेटी ने इसको चेंज किया और इसको अलग अलग यानी 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, पहला था इंपीरियल, दूसरा था प्रोविजनल और तीसरा था सब ऑर्डिनेट। ओके, तो अब हम बात करेंगे 1912 की। ठीक है, तो 1912 में क्या हुआ था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था इस्लिंगटन कमेटी। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे लॉर्ड इस्लिंगटन। ओके, तो इस कमेटी में क्या कहा गया था कि जो
25% ऑफ हायर पोस्ट है वाई रिजर्व फॉर इंडियंस, ठीक है। यानी सिविल सर्विसेज में जो हायर पोस्ट है इनमें से 25% हम इंडियन के लिए रिजर्व करते हैं, ठीक है। और रिक्रूटमेंट ऑफ हायर पोस्टर्स शुड बी डन पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली इन इंग्लैंड। तो आपको पता होगा, ठीक है, मैंने अभी कहा था कि जो एग्जाम था सिविल सर्विस का वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता था, वो कंडक्ट करवाया जाता था कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कि इस तरह के एग्जाम को आप इंडिया में भी कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और जो एस्पिरेंट्स है इन्हें बार बार लंदन ना जाना पड़े, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया था, उसके बाद कहा गया था, ठीक है, कि ये जो एग्जाम है अब हम इसे आधा इंडिया में करेंगे, ठीक है। यानी अब हम इसे इंडिया में भी करेंगे और इंग्लैंड में भी करेंगे, ठीक है। यानी इस एग्जाम को अब हम इंग्लैंड में भी कंडक्ट करेंगे और इंडिया में भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज वर हेल्ड इन इंडिया एंड लंदन बोथ, ठीक है। यानी उसके बाद 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत इंडिया में हुई थी। यानी 1920 के बाद इंडिया में एग्जाम होने स्टार्ट हो गए थे। यानी अब इंडिया में भी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो लंदन था, लंदन में क्या किया जाता था, लंदन में इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता था, वो करवाता था सिविल सर्विस कमीशन। यानी लंदन की जो सिविल सर्विस कमीशन इस एग्जाम को वहां पे कंडक्ट करवाती थी, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में इससे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 1924 में एक और कमीशन एस्टैब्लिश की गई थी जिसका नाम रखा गया था ली कमीशन, ठीक है। तो इस ली कमीशन में क्या कहा गया था कि हमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी जिसका चेयरपर्सन था सर रॉस बाकर, ठीक है। यानी 1926 में 1 अक्टूबर 1926 में इंडिया ने एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी। इंडिया ने एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई थी जिसका चेयरपर्सन था सर रॉस बाकर, ओके। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एग्जिस्ट किया यहाँ पे, यानी यहाँ पे उन्होंने नाफिज किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। और उसके बाद फेडरल सर्विस कमीशन को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। ये जो फेडरल सर्विस कमीशन थी, ठीक है, ये जो फेडरल सर्विस कमीशन थी आज़ादी के बाद आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ने इसका नाम चेंज किया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी फेडरल सर्विस कमीशन का नाम चेंज किया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस और रखा गया था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी रखा गया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।